हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इनकम टैक्स की कंटिन्यूएशन कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 और अब तक हम लोगों ने अपने लास्ट पार्ट में सेक्शन 5 तक की स्टडी कर ली है। ठीक है, आज हम लोग कौन सा सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 6 जो कि है रेजिडेंस इन इंडिया। रेजिडेंस इन इंडिया। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि हम लोगों ने अब तक क्या किया। हम लोगों ने पहले सेक्शन में शोर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा सेकंड जो सेक्शन है सेक्शन 2, उसमें सब सेक्शन 31 में पर्सन की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। सेक्शन 3 हम लोगों ने पढ़ा जिसमें प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया। सेक्शन 4 था आपका चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स और सेक्शन 5 जो हम लोगों ने पढ़ा वो था स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने स्कोप ऑफ टोटल इनकम देखा था। उसमें वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक कि गवर्नमेंट किसी भी पर्सन पर जब इनकम टैक्स लगाती है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को दो चीज़ें चेक करनी होती है। पहली चीज़ होती है कि उस इनकम का नेचर क्या है, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। नेचर से क्या मतलब था, क्या वो डोमेस्टिक इनकम है या फिर फॉरेन इनकम है। ठीक है, इंडियन इनकम है या फिर फॉरेन इनकम है। एक्रू और राइज कहाँ पे हुई है, रिसीव कहाँ पे हुई है, ये सब हम लोगों ने डिटेल में लास्ट पार्ट में देख लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि पहले उसे देखें आप, ताकि आपको आगे का समझ में आए। ठीक है, तो नेचर ऑफ इनकम चेक करने के बाद गवर्नमेंट को रेजिडेंशियल स्टेटस भी चेक करना पड़ेगा किसी पर्सन पे टैक्स लगाने से पहले। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इनकम टैक्स लगता है वो कभी भी सिटीजनशिप के बेस पे नहीं लगता। कि जैसे सपोज करो सोनिया गांधी है, ठीक है, वो कहाँ से है आपको पता होगा, इटली से है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो इटली की सिटीज़न है। ठीक है, तो क्या हुआ, तो क्या इंडिया में उससे टैक्स नहीं लेंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा कि सिटीजनशिप से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें चेक करना होगा उस पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस, उसकी निवासीय स्थिति क्या है। ठीक है, और अब हम लोग डिसाइड कैसे करें कि कब रेजिडेंट होगा और कब नहीं होगा? इन सब के जवाब आपको कौन से सेक्शन में दिए गए हैं? सेक्शन 6 में। तो चलिए इसके बारे में अब आगे पढ़ते हैं। तो आपको मैंने बताया था पर्सन की डेफिनेशन की, तो सबसे पहले हम लोगों ने उसमें देखा था कि देयर आर 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन। ठीक है, तो आप और हम लोग किस में आ रहे हैं? बेसिकली इंडिविजुअल की कैटेगरी में। तो हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल से ही शुरुआत करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। कि किसी भी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड होता है। देखो बिल्कुल सिंपल सी है बात है। एक्ट ने क्या कहा? एक्ट ने कहा कि 2 कंडीशन है। ठीक है, आपके सामने 2 कंडीशन दे दी जाएंगी और अगर आपने इनमें से एक कंडीशन को भी फुलफिल कर दिया ना तो आप क्या बन जाओगे? इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। ठीक है, अगर मैं आपको ये कंडीशन बता दूं तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा बिल्कुल कि कब रेजिडेंट होगा और कब नहीं होगा। तो या तो पहली फुलफिल कर दो या दूसरी, और अगर दोनों कर दोगे तो भी क्या ऑब्वियस सी बात है, वो रेजिडेंट ही है। तो पहली कंडीशन क्या है कि इंडिविजुअल या फिर पर्सन शुड बी in India for 182 days or more in relevant previous year. In relevant previous year. रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर का आपको मतलब बता ही दिया था, वो साल जिसकी कि हमको क्या करनी होती है, हम टैक्स देखना चाहते हैं जिस साल की इनकम पे, उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, या फिर कहते हैं कि जिस साल में इनकम कमाई वो प्रीवियस ईयर, जिस पे टैक्स भर रहे हैं वो असेसमेंट ईयर। तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का क्या मतलब हुआ? रेलेवेंट जो कि उससे संबंधित है, मतलब जिस प्रीवियस ईयर की आप इनकम असेस करना चाहते हो, निकालना चाहते हो,
उस पर्टिकुलर ईयर को क्या बोलते हैं, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ RPY, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या हुई कि जिस साल की हमको इनकम असेस करनी है, निकालनी है जिस प्रीवियस ईयर की, उस प्रीवियस ईयर में, उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में वो इंडिविजुअल इंडिया में 182 दिन या इससे ज़्यादा रहा हो, तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन आई होगी समझ में, कुछ नहीं है, आपको ये चेक करना है कि क्या वो इंडिविजुअल इंडिया में 182 दिन या उससे ज़्यादा रहा है उस ईयर में, ठीक है। तो ये चेक करने के बाद अब सेकंड कंडीशन क्या है, क्या हुआ, सपोज करो कि जो वो पर्सन था वो 180 डेज इंडिया में रहा, ठीक है, और फिर चला गया, ठीक है। तो उसने क्या किया, टैक्स से बचने के लिए ऐसा कर दिया कि मैं तो रेजिडेंट साबित नहीं होऊंगा तो फ़ायदा हो जाएगा मेरे को। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सेकंड कंडीशन भी रखी। उसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में वो पर्सन कम से कम 60 दिन इंडिया में रहा हो, ठीक है। इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर 60 डेज इन इंडिया, प्लस पिछले 4 प्रीवियस ईयर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पिछले साल प्रीवियस ईयर को बोलते हैं प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि उस साल में तो 60 दिन रहा हो, प्लस 365 डेज इन फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। आ रही बात समझ में? तो सेकंड कंडीशन क्या हुई रेजिडेंशियल स्टेटस की कि उस साल में वो 60 दिन, प्लस में पिछले 4 सालों में चेक करो कि क्या वो 365 दिन इंडिया में था, अगर हाँ तो वो क्या हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा। फिर उस पर टैक्स भी उसी हिसाब से गवर्नमेंट लगाएगी। मैं अब आपको इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ, 1-2 बेसिक बातें बताता हूँ। पहली चीज़, जो रेजिडेंशियल स्टेटस हम लोग चेक करते हैं ना, वो हम डेज के बेसिस पे चेक करते हैं, ठीक है, कि पूरे साल के लिए ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ उनके दिन काउंट करो कि कितने दिन वो इंडिया में रहा और कितने दिन नहीं रहा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये भी ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया में एक ही जगह पे रहा हो थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। अगर वो मुंबई में 100 दिन रहा है, दिल्ली में अगर 90 दिन रहा है, तो ऑन एग्रीगेट ही काउंट होगा कि 190 दिन वो इंडिया में रहा और वो फर्स्ट कंडीशन को पूरी कर रहा है 182 दिन वाली को, तो वो रेजिडेंट बन जाएगा, ठीक है। या फिर थर्ड और क्या हो सकता है कि भाई हाँ, एक इसमें और ये होगा कि जिस दिन वो इंडिया में आया, बाहर से अगर इंडिया में आया तो वो दिन भी काउंट होता है, और जिस दिन वो इंडिया छोड़ के बाहर गया, विदेश में गया, वो दिन भी क्या करना पड़ेगा आपको, काउंटिंग के टाइम पे उसको गिनना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक का। अगर फिर कोई इंडिविजुअल इनमें से एक भी कंडीशन पूरी कर दे तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट इन इंडिया। क्या बन जाएगा, रेजिडेंट इन इंडिया। और अगर वो दोनों में से एक कंडीशन भी फुलफिल ना कर पाए, मतलब ना तो वो 182 दिन रहा हो इंडिया में और ना ही सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल हो रही हो, मतलब ना तो ये वाली सेटिस्फाई हुई ना ये वाली, तो वो क्या बन जाएगा उस केस में, नॉन रेजिडेंट, ठीक है। दोनों अगर क्रॉस हो जाती हैं तो वो कहलाएगा क्या, नॉन रेजिडेंट। यहाँ पे फैक्चुअल बातें आपको बस याद रखना कि 182 दिन है और 60 प्लस में 365 दिन लास्ट 4 ईयर्स। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करें इंडिविजुअल की। इसी तरीके से हमें हर पर्सन का अलग से चेक करना पड़ेगा। तो एक बार अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि एक पर्सन या इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया है, तो इसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि वो आप ये चेक करो कि क्या वो रेजिडेंट एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी क्या होता है। ऑर्डिनरी जैसे वर्ड है साधारण, ऑर्डिनरी है, ठीक है। नॉट ऑर्डिनरी क्या हुआ, असाधारण, मतलब जो यहाँ का कॉमन रेजिडेंट है जिसका ऑर्डिनरी, तो वो हो गया ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अगर कॉमन या फिर असाधारण है, मतलब रेजिडेंट तो है
पर रेगुलर रेजिडेंट नहीं है, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं बेसिकली नॉट ऑर्डिनरी। तो अब सवाल ये उठा कि ये कैसे डिसाइड हो कि ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि क्या कैसे होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक बार ये प्रूव हो गया कि कोई पर्सन रेजिडेंट है, कोई इंडिविजुअल रेजिडेंट है, कैसे प्रूव हो रहा है, इन दो में से कोई भी एक कंडीशन उसने फुलफिल की है। उसके बाद या तो वो ऑर्डिनरी होगा, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, या फिर नॉन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, या तो वो साधारण निवासी होगा या फिर असाधारण। अब सवाल ये उठा कि कैसे डिसाइड हो, तो एक्ट में लिखा है कि आपको दो कंडीशन और बताते हैं हम, ठीक है, और ये दोनों की दोनों कंडीशन आपको क्या करनी पड़ेगी, फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी कोई क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर एक भी फुलफिल नहीं हुई तो क्या वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी, क्योंकि रेजिडेंट तो ऑलरेडी प्रूव हुआ है, ये तो सेकंड लेवल पे चेक कर रहे हैं। आ रही ना बात समझ में, ये इसको कह सकते हैं हम फर्स्ट लेवल का टेस्ट हो रहा था ये चेक करने के लिए, ये अब सेकंड लेवल का टेस्ट है रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए। तो मैं कंडीशन बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें पहली कंडीशन जो है, गवर्नमेंट ने कहा कि आप पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखो और उसमें ये चेक करो कि क्या वो 730 दिन या इससे ज़्यादा इंडिया में रहा है, ठीक है। पहली चीज़ क्या देखनी है कि इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या होना चाहिए, ही शुड बी इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर। अब ये लगेगा कि 730 दिन, अब ये याद कैसे रखें, ध्यान से देखा जाए तो 365 का डबल है ये, ठीक है। तो मतलब कि 2 साल क्या हो गया इंडिया में रहा हो, हालांकि आपको डेज के बेसिस पे काउंट करना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब सेकंड कंडीशन क्या है, गवर्नमेंट ने कहा या फिर एक्ट ने कहा कि आप पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखो और उसमें ये चेक करो कि क्या वो 2 साल पर्सन क्या वो पिछले 10 सालों में दो साल क्या हुआ हो, मिनिमम रेजिडेंट प्रूव हुआ हो, 2 या 2 से ज़्यादा सालों में, ठीक है। तो क्या कैसे लिखेंगे, इन 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या हो, रेजिडेंट प्रूव हुआ हो, प्रूव एज रेजिडेंट, प्रूव एज रेजिडेंट फॉर 2 or more years, ठीक है। आई होप आपको आ रहा होगा समझ में। अगर वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा, अगर एक भी फुलफिल नहीं हुई तो वो नॉट ऑर्डिनरी बन जाएगा। ये आपको पता ही हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि उसी के बिहाफ पे रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करने के बाद ही उस पर हम टैक्स लगाएंगे, इसीलिए ये सब इंपॉर्टेंट हो रहा है हमको चेक करना। तो मैं अब इसको एक बार रब कर देता हूँ। आप लोगों ने देख लिया है कि कोई भी इंडिविजुअल क्या होता है, रेजिडेंट कब होता है, इंडिविजुअल का जो हमने रेजिडेंशियल स्टेटस है वो मेनली हम लोगों ने देख लिया है। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, हमने देखा या तो वो पर्सन क्या हुआ, रेजिडेंट होगा वो इंडिविजुअल, या फिर क्या हुआ, नॉन रेजिडेंट, ठीक है। ब्रीफ में लिख देते हैं, रेजिडेंट कब होगा, जब पहली 2 कंडीशन में से कोई सी एक भी सेटिस्फाई कर देगा ना तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट। अगर दोनों कर देता है तो भी क्या, रेजिडेंट। अगर दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं हुई तो वो क्या बनेगा, नॉन रेजिडेंट, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने चेक किया कि रेजिडेंट एक बार प्रूव हो गया तो उसके बाद ये चेक करो कि ऑर्डिनरी है नॉट ऑर्डिनरी। उसके लिए हम लोगों ने देखा कि 2 कंडीशन दी है, पहली और दूसरी, और क्या कहा कि आपको दोनों ही सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे वो ध्यान करना, एंड, और यहाँ पे और, यहाँ पे मतलब कोई भी एक, यहाँ पे दोनों सेटिस्फाई हुई तो क्या बनेगा, ऑर्डिनरी। अदरवाइज दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या बनेगा, वो नॉट ऑर्डिनरी।
कंडीशंस मैंने आपको बता ही दी हैं, आपको वो सिर्फ याद रखनी पड़ेगी, फैक्चुअल बातें हैं तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा। एक्ट में लिखा है तो आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। यहाँ तक हो गया था हमारा। अभी एक मिनट, तो ये जो आपकी कंडीशंस थी रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल की, यहाँ पे गिवन है सेक्शन 6 और इंडिविजुअल की गिवन है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में, ठीक है। और जो एडिशनल कंडीशन थी ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी की, वो हमारी जो है वो सेक्शन 6 एंड सब सेक्शन 6 में गिवन है, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जो ये देखा कि रेजिडेंट कब होता है कि या तो 182 दिन या फिर 60 प्लस में पिछले 4 सालों में 365 दिन। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें गवर्नमेंट ने कुछ एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि कुछ एक्सेप्शन आई है आपकी जो सेकंड कंडीशन है उसके लिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन कौन सी, 60 दिन वाली, 60 प्लस में 365 दिन वाली। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये 2-3 कैटेगरी है, ये 2.3 पॉइंट्स है, अगर आप इनमें आते हो ना तो आप पे सेकंड वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी और आपका रेजिडेंशियल स्टेटस किसके बिहाफ पे चेक हो जाएगा, सिर्फ कंडीशन 1 को चेक करके, जो कि कौन सी है 182 डेज वाली। तो मैं आपको ये एक्सेप्शन भी बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी। तो एक्सेप्शन है जो आपकी एक्सेप्शन किस चीज़ की है, ये सेकंड कंडीशन वाली की। सेकंड कंडीशन जो कौन सी थी, 60 प्लस में 365 डेज वाली। गवर्नमेंट ने कहा कि इन केसेस में क्या होगा, आपको इस वाली कंडीशन से छूट मिल जाएगी। तो ये कंडीशन कौन कौन सी है कि कोई भी इंडियन सिटीजन अगर इंडिया के किसी शिप में क्रू मेंबर है, ठीक है, आपको पता है इंडियन शिप में अगर है तो जो शिप वाले बंदे होते हैं ना, उनका जो नॉर्मल साल का अधिकतर टाइम कहाँ बीत जाता है, समुद्र में बीत जाता है, ठीक है, ट्रैवल करने में। तो गवर्नमेंट ने उनको क्या दिया है, रिलैक्सेशन दी है इस चीज़ की, बशर्ते आपको ध्यान रहे कि वो इंडियन शिप का क्रू मेंबर हो और इंडियन सिटीजन हो, ठीक है। तो पहली क्या हुई कि एनी पर्सन लिविंग इंडिया, जो भारत को छोड़ के जा रहा है, एनी पर्सन और इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया, यहीं से लिख देता हूँ मैं, लिविंग इंडिया, जो भारत को छोड़ के जा रहा है, उस पे क्या पहले क्या, एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, ठीक है। तो उस पर सेकंड कंडीशन लागू नहीं होगी। और क्या है कि कोई इंडियन सिटीजन, क्या हुआ है, मान लो आप जॉब कर रहे हो इंडिया में और आपका ड्रीम है कि आप अमेरिका की किसी एमएनसी में जाके वहाँ पे काम करो, ठीक है, और आपको क्या हुआ, अब वहाँ पे जॉब मिल गई, ठीक है, आपका एम्प्लॉयमेंट कहाँ हो गया, अमेरिका में। तो आप किसी जॉब के सिलसिले में इंडिया को छोड़ के जाना पड़ेगा अब, तो उसको भी गवर्नमेंट ने क्या कर दी है, रिलैक्सेशन दे दी सेकंड कंडीशन से, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा कि एनी पर्सन लिविंग इंडिया, एनी इंडियन सिटीजन लिखना, ध्यान रखना है इस बात का, एनी इंडियन सिटीजन, कोई भारत का नागरिक होना जरूरी है वो, ठीक है, एनी इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हालांकि एक्ट में दोनों पॉइंट एक ही हैं, पर मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग लिख रहा हूँ, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ध्यान रहे यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयमेंट वालों को ही ये छूट है, अगर कोई बिजनेस के मकसद से दूसरे देश में जाता है इंडिया छोड़ के, तो उनको क्या होगी, ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ किसको मिलेगी, जॉब वाले बंदों को, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में अगर कोई इंडिया को छोड़ के जा रहा है तो सेकंड कंडीशन उस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। और एक जो लास्ट है, ये क्या है कि अब मान लो कोई पर्सन है या फिर इंडियन सिटीजन है, या फिर सपोज करो कोई इंडियन ओरिजिन का कोई बंदा यूएस में है, ठीक है, मतलब वो पहले गए थे, छोटा था जब चले गए थे वहाँ पे, तो वहीं पे सेटल हो गए, पर उसका ओरिजिन कहाँ से है, इंडिया से। अब वहीं पे वो सेटल है तो वो अपनी वाइफ को कहता है कि चलो चलो डार्लिंग, मैं आपको इंडिया घुमा के लेके आता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे उसके रिलेटिव है, चलो रिलेटिव्स के घर चलते हैं।
तो वो क्या हुआ है, इंडियन ओरिजिन का पर्सन इंडिया में क्या आया, विजिट पे आया, ठीक है। तो उस केस में भी गवर्नमेंट ने क्या दे दी उसको, रिलैक्सेशन, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन comes on a visit to India, ठीक है। कि इंडियन ओरिजिन का कोई पर्सन इंडिया घूमने के लिए आया तो उस पर भी 60 दिन वाली कंडीशन नहीं लगेगी। अब बस सवाल ये उठा कि सर ये इंडियन ओरिजिन का क्या मतलब है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि वो पर्सन खुद या उसके पेरेंट्स, ठीक है, फादर एंड मदर, या फिर उसके दादा दादी, मतलब फादर के जो पेरेंट्स हैं, या फिर उसके नाना नानी, मतलब मदर के जो पेरेंट्स हैं, उनमें से किसी का भी जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था ना, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। अनडिवाइडेड इंडिया कौन सा, आपको पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ इन वे बैक 1947, तो वहाँ पे, तो उस टाइम पे क्या पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा ही था, बांग्लादेश भी नहीं बना था। तो कह सकते हैं कि आज़ादी से पहले जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, उस टाइम पे अगर किसी इनमें से किसी ने इंडिया में जन्म लिया तो उससे आने वाले हर उसका जो सक्सेसर होगा ना, वो कहाँ का माना जाएगा, इंडियन ओरिजिन का माना जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि इंडियन ओरिजिन कैसे डिसाइड होता है। तो थर्ड एक्सेप्शन क्या हुई कि इंडियन ओरिजिन का पर्सन कभी इंडिया घूमने के लिए आता है तो उसको क्या दे दी जाएगी, सेकंड कंडीशन की छूट मिल जाएगी, ठीक है। उस पर 60 दिन वाली कोई कंडीशन नहीं है कि मान लो अगर वो घूमने आए, उसके बहुत रिलेटिव्स यहाँ पे रहते हैं, तो हो सकता है उसको 60 दिन से ज़्यादा टाइम भी रुकना पड़ जाए, ठीक है। तो उस पर गवर्नमेंट ने कहा कि आप पे ऊपर ये कंडीशन हम नहीं लगा रहे। अब क्या हुआ, अभी जो फाइनेंस एक्ट 2020 आया था ना, ठीक है, उसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है इस वाली कंडीशन में, ठीक है। उसमें क्या कहा गया कि अगर ऐसे इंडियन ओरिजिन का पर्सन इंडिया में विजिट करने आता है, ठीक है, और अगर फिर इंडियन रिसोर्सेज से उसकी कमाई 15 लाख से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, इंडियन सोर्सेज से उसकी इनकम क्या हो जाए, 15 लाख से एक्सीड हो जाए, तो उसकी जो कंडीशन है ना, 60 दिन वाली तो लग नहीं रही उस पर, ठीक है, एक्सेप्शन में ऑलरेडी उस पर कौन सी लग रही थी, 182 डेज वाली। तो 182 वाली घट के कितने दिन पे आ जाएगी आपकी अमेंडमेंट के बाद, 120 डेज पे। ये एक अमेंडमेंट आई थी, इसमें ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर देते हैं कि क्या अमेंडमेंट आई। तो आई होप आपको आ रहा होगा समझ में। ऑलरेडी ये एक्सेप्शन में था, पर अमेंडमेंट में क्या आया कि अगर ये इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, इंडियन किसी सोर्स से 15 लाख से ज़्यादा रुपए कमा ले, तो उस पर कंडीशन 182 दिन से घट के कितने पे आ जाएगी, 120 दिन पे, ठीक है। 60 दिन की तो फिर भी नहीं लगेगी, 120 दिन की है फिर उस पर, कि अगर 120 दिन से ज़्यादा रहा तो वो इंडिया का क्या मान लिया जाएगा, रेजिडेंट मान लिया जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी यहाँ तक बातें। तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या देखा हम लोगों ने इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस में। सबसे पहले कौन से सेक्शन में गिवन है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में कोई भी पर्सन इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। रेजिडेंट कब होगा, जब दो कंडीशन में से कोई सी एक भी क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। कौन कौन सी कंडीशन थी, पहली थी 182 डेज इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर या फिर उससे ज़्यादा। सेकंड कंडीशन क्या थी, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन और उससे पिछले 4 सालों में इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 4, ठीक है, मतलब 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में क्या होना चाहिए, 365 दिन या उससे ज़्यादा रहा हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर एक बार रेजिडेंट प्रूव हुआ तो या तो वो ऑर्डिनरी होगा या नॉट ऑर्डिनरी होगा। ऑर्डिनरी कब होगा, अगर वो दो कंडीशन है उनको पूरा कर दे, दोनों की दोनों को। कौन कौन सी कंडीशन, पहली है पिछले 7 सालों में, उस साल को छोड़ के पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में रहा हो या उससे ज़्यादा रहा हो, ठीक है। सेकंड थी पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड उठाओ, अगर 2 साल में वो पर्सन, वो इंडिविजुअल
रेजिडेंट साबित हुआ हो तो वो क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी। अब रेजिडेंट कैसे प्रूव हो रहा था, वही ऊपर वाली 2 कंडीशन को यूज़ करके। फिर उसके बाद हम लोगों ने चेक किया कि इसकी एक्सेप्शन थी सेकंड कंडीशन की, 60 दिन वाली जो कंडीशन थी उसकी जो एक्सेप्शन है पहले हम लोगों ने देखी कि अगर कोई इंडियन सिटीजन भारत को छोड़ के जा रहा है एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप, ठीक है, या फिर कोई जॉब के सिलसिले में क्या जाता है इंडिया को छोड़ के बाहर जा रहा है, उस पर भी नहीं लगेगी। थर्ड, इंडियन ओरिजिन का पर्सन घूमने इंडिया में आया है तो उस पर भी ये कंडीशन नहीं लगती। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हम लोगों ने देखा कैसे, वो खुद, उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर मैटरनल पेरेंट्स कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुए ना, कहाँ पे, अनडिवाइडेड इंडिया, बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, तो वो क्या कहलाएगा, वो बंदा इंडियन ओरिजिन का पर्सन कहलाएगा। यहाँ पे इंडिविजुअल का आपका रेजिडेंशियल स्टेटस पूरा हुआ और जो रेजिडेंशियल स्टेटस का मेजर पोर्शन है ना वो आपका हमारे यहीं पे ख़त्म हुआ, ठीक है। अब जो बचे हैं ना 6%, उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, अभी हम उसको करते हैं ये होने के बाद। चलिए मैं एक बार थोड़ी जगह कर लेता हूँ साफ यहाँ पे। तो इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस हो चुका है, आपको पता है 7% थे जिसमें से एक हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब जो सेकंड है, ठीक है, वो आपका दे रखा है सेक्शन 6, आपको पता है ये पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस का है। सेक्शन 6 का जो सब सेक्शन 2 है इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस दिया गया है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, ठीक है, एनी फॉर्म, AOP, BOI, ठीक है, या फिर एनी अदर आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन, AJP, ठीक है। तो इन सब का जो रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने का क्राइटेरिया है, हालांकि इसमें तो क्या है, सिर्फ सब सेक्शन 2 में HUF का है, ठीक है, यहाँ तक, पर इनका भी जो क्या होगा, सेम होगा HUF की तरह ही, ठीक है। इनका अगले सेक्शन में गिवन है, पर यहाँ पे देखो HUF का समझ लो, इनका अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या कहते हैं HUF का मतलब आपको पता ही है क्या होता है। तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड होगा, इफ, ब्लैक पेन से लिखते हैं, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट of its affairs are situated wholly outside India, then it is said to be non-resident in India. HUF का क्या बताया इन्होंने कहा कि अगर HUF का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, ठीक है, HUF का जो बिजनेस कंट्रोल हो रहा है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर पूरा भारत से बाहर है ना, तो क्या है, वो नॉन रेजिडेंट। और कह सकते हैं रेजिडेंट कब होगा, कि अगर उसका थोड़ा सा भी अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया आ गया ना, तो वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। सो सिंपल, ठीक है। तो हम ये तो मान लो बता दिया मैंने नॉन रेजिडेंट, तो हम लोग इसका वाइस वर्सा कर सकते हैं, मतलब इसका अपोजिट अगर कर दें कि इफ पार्शियल, इफ एनी पार्शियल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स आर फ्रॉम इंडिया, ठीक है, भारत में अगर है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का थोड़ा सा भी पोर्शन, पार्शियल पार्ट भी अगर है ना, तो वो क्या बन जाएगा, देन इट इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, इट इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर पूरा का पूरा उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है उसके बिजनेस से रिलेटेड वो इंडिया से बाहर है पूरा का पूरा, तो नॉन रेजिडेंट। अगर थोड़ा सा भी इंडिया में हो रहा है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है, रेजिडेंट वो बन जाएगी वो HUF। तो एक बार अगर रेजिडेंट प्रूव हो गया HUF, कोई भी HUF एक बार रेजिडेंट प्रूव हो गया, उसके बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने इंडिविजुअल के केस में देखा, कैसे देखा था, 2 कंडीशन है, दोनों की दोनों क्या करनी है, फुलफिल करनी है, 7 साल वाली और 10 साल वाली। वो सेम कंडीशन जो कौन सी थी, सेक्शन 6 एंड सब सेक्शन 6 में जो गिवन है, सेक्शन 6 एंड सब सेक्शन 6 में जो 2 कंडीशन हैं वो दोनों यहाँ पे भी सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब सवाल ये उठा कि सर क्या पूरे HUF को के ऊपर लागू होगी 7 साल वाली और 10 साल वाली। तो जवाब हुआ कि जो HUF का कर्ता होता है, ठीक है, सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, जिसको कर्ता बोलते हैं, हमें उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग किसका चेक करेंगे अब रेजिडेंशियल स्टेटस, हम लोग चेक करेंगे कर्ता का, ठीक है। 7 ईयर्स में क्या हो, 730 डेज और मोर, या फिर पिछले सालों की बातें हो रही हैं, ठीक है। और 10 ईयर्स में क्या हो, 2 ईयर्स में रेजिडेंट प्रूव हो जाए, ठीक है। इंडिविजुअल वाली कंडीशन से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ। तो आई होप आपको HUF का भी समझ में आया होगा। तो पहले रेजिडेंट है या नहीं है ये कैसे चेक करेंगे, ये देखो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है उसका HUF का। अगर थोड़ा सा भी इंडिया में हो रहा है तो वो रेजिडेंट है, अगर पूरा आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट प्रूव होने के बाद ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी कैसे होगा, इंडिविजुअल वाली 2 कंडीशन के हिसाब से, दोनों सेटिस्फाई देन ऑर्डिनरी, अदरवाइज नॉट ऑर्डिनरी। ये तो हुआ HUF का। ये आगे के जो बचे ना, फर्म, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो आपकी 2 कंडीशन है ये जो ये हैं ऑर्डिनरी वाली, ये नहीं लगती, ठीक है। या तो कोई फर्म रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट होगी, ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का केस यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी किसके केस में हुआ, या तो इंडिविजुअल या फिर HUF के केस में। फर्म, ये जो रिमेनिंग ये वाले हैं, इनमें क्या होगा, या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। कंडीशन क्या है, सेम कंडीशन है कि जो उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो पार्शियल भी अगर इंडिया में है तो रेजिडेंट, होली आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेजिडेंट। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया इंडिविजुअल का HUF के साथ साथ अब हमारा हो गया फर्म का, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन, क्योंकि इनका जो क्राइटेरिया ना वो सेम काम कर रहा है इसमें, ठीक है। अब जो ध्यान किया जाए तो जो हमारे 7 पर्सन्स थे उनमें से हम लोगों ने 3, 2, 5 यहाँ पे कवर हो गए, एक इंडिविजुअल हो गया, 6 जो लास्ट बचा वो है कंपनी, ठीक है। कंपनी का और होते ही हमारा क्या हो जाएगा, रेजिडेंशियल स्टेटस पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो कंपनी की भी बात कर लेते हैं। तो मैं एक बार थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ। तो लास्ट जो बचा है वो आपका बचा है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस आपको किसका चेक करना है, कंपनी का, कि कैसे होता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी। आपको ये तो पता ही है कि जब आप कोई कंपनी इंडिया में ओपन करते हो तो ठीक है, तो उसको क्या करना होता है, आपको रजिस्टर करवाना होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, ठीक है, कि हम इस नाम से कंपनी ओपन कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, रजिस्टर में अपनी एंट्री करवा के आओगे ताकि गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड जाए कि आपकी कोई कंपनी है इस नाम से, ठीक है। तो आपको क्या करवानी पड़ती है, रजिस्टर करवानी पड़ती है। तो वो कंपनियां जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो उन्हीं को बोलते हैं डोमेस्टिक कंपनीज, और वो क्या होगी, बाय डिफॉल्ट रेजिडेंट ऑफ इंडिया मानी जाएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट हुई आपकी इंडियन कंपनी, या फिर डोमेस्टिक कंपनी।
ये क्या है, रजिस्टर्ड इन इंडिया, जो कि क्या है, रजिस्टर हो इंडिया में, तो वो आपकी क्या हो जाएंगी, रेजिडेंट। तो क्या है, रेजिडेंट। तो अब सवाल ये उठा कि इसके अलावा भी मतलब बाहर की कंपनियां भी इंडिया में रेजिडेंट हो सकती है। तो इसका जवाब होगा यस। ठीक है, कि अगर जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, इंडियन कंपनी है, वो तो क्या है, रेजिडेंट है ही बाय डिफ़ॉल्ट। तो क्या कोई फॉरेन कंपनी जो कि मतलब दूसरे देश में क्या है, रजिस्टर्ड है, मार्कर ये चल नहीं रहा, ये वाला यूज़ करते हैं। तो फॉरेन कंपनी क्या मतलब जो कि दूसरे देश में रजिस्टर्ड है, वो भी इंडिया में रेजिडेंट हो सकती है। कैसे, अगर उस कंपनी का पोयम इंडिया में हो। ठीक है, पोयम क्या, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफ पोयम ऑफ दैट कंपनी इज इन इंडिया, पोयम ऑफ अ कंपनी इज इन इंडिया, तो भी वो क्या कहलाएगी, इंडिया की रेजिडेंट कहलाई जाएगी और उस पर टैक्स का ट्रीटमेंट उसी हिसाब से होगा। बस अब सवाल ये उठा कि सर पोएम का क्या मतलब है। इसका मतलब है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। जैसे पिछले में हम लोगों ने देखा कि जो है कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम इंडिया हो रही थी ना, तो वो रेजिडेंट थी। तो यहाँ पे वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया है, नाम रख दिया, मीनिंग वैसा ही आएगा यहाँ पे भी कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो हो रही है, पर 2017 से नाम बदल के पोएम रख दिया गया, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, अगर ये इंडिया में है तो वो रेजिडेंट होगी। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वो जगह होती है, वो प्लेस होता है जहाँ पे किसी भी कंपनी के की डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, जो उसकी वर्किंग के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं ना, शेयर होल्डर्स की मीटिंग जो हो रही है, ठीक है, वो जहाँ पे हो रही है उसी को बोलते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। डिविडेंड से रिलेटेड कोई डिसीजन लिया, वो कहाँ पे हो रहा है, उसको ही बोलते हैं भाई, वो जहाँ पे हो रहा है वो ये क्या है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो इस तरीके के जो की डिसीजंस लेती है कोई भी कंपनी जिस जगह पे, तो उस जगह को बोलते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो कंपनी क्या हो जाएगी, इंडियन रेजिडेंट हो जाएगी, भले ही वो कंपनी किसी दूसरे देश में रजिस्टर्ड हो। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, कंपनी का क्या था, इंडिया में रजिस्टर्ड है तो रेजिडेंट है। अगर कोई फॉरेन कंपनी है पर उसका पोएम इंडिया में है तो वो उस केस में भी क्या हो जाएगी, रेजिडेंट प्रूव हो जाएगी, फिर उस पर टैक्स उसी हिसाब से लगेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे का हम लोग अपनी अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।